हमारी कहानी शुरू होती है हमारे नायक गिंट्री के साथ, जो इमारत में प्रवेश करता है और एक परिचित अनुभव करता है। वो अपने आप से सोचता है कि हालांकि ये उसके लिए इस स्थिति में पहली बार होना चाहिए, उसे नॉस्टैल्जिया महसूस होता है, एक भावना जो उसके लिए नई नहीं है, क्योंकि उसने इस परिचितता को महसूस किया है जितना भी वो याद कर सकता है। इससे उसे लगता है कि उसने इस दुनिया को शुरू से ही जाना है। फिर कोई उसका नाम बुलाता है और उसे इंतजार करने के लिए धन्यवाद देता है। उससे पूछता है कि क्या वो आज सैनिक के पंजीकरण के लिए आया है। वो हाँ में जवाब देता है। महिला अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करना शुरू करती है और वो महिला में समानता देखता है। उसे लगता है जैसे उसने उसे पहले मिल चुका है। मुस्कुराते हुए वो उसे बताती है कि सब कुछ सेट है और उन्हें विंडो दिखानी चाहिए। अचानक सिस्टम उसके सामने पॉपअप होता है और उसे बताता है कि उसकी पुष्टि तब शुरू होगी जब वो अपना दाहिना हाथ हिलाएगा। इससे चौंकते हुए वो उस डेजा व्यू की भावना को याद करता है जिसे वो महसूस कर रहा था। जब वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, महिला पूछती है कि क्या कुछ गलत है, लेकिन वो चुप रहता है, समझते हुए कि ये उसकी पिछली जिंदगी की यादें हैं, यादें इस दुनिया में खेलने की। अब उसको पूरा भरोसा है कि जगह जहां वो अभी है वो गिंट्री नामक गेम का हिस्सा है। ऐसी दुनिया जहां खिलाड़ी 7 महाद्वीपों में यात्रा करते हैं ताकि विश्व शांति प्राप्त हो सके। ये एक क्लासिक ऑनलाइन गेम है। वो चकित रह गया क्योंकि उस दुनिया की यादें उसके दिमाग में बहने लगी। जिनफ्री सिर्फ एक नॉर्मल इंसान जिसकी इच्छा है साहसिक बनना और इतनी दौलत कमाना कि वो अपने परिवार को एक संतुष्ट जीवन दे सके, अविश्वास से कांप रहा है कि जिस दुनिया में वो रह रहा था बस उसकी पिछली जिंदगी का एक गेम था। हालांकि ये बात पागलपन लगती है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है कि इसका मतलब है कि वो बेहद शक्तिशाली है। वो महिला चिंतित लग रही है, उससे पूछ रही है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो कुछ देर से कांप रहा है। वो उससे कहता है कि उसकी परवाह न करे, अपने कांपने को सिर्फ एक योद्धा की उत्तेजना बता रहा है। सिस्टम ने उसे बताया कि जब वो अपना दाहिना हाथ हिलाएगा तो प्रमाणीकरण शुरू हो जाएगा। जबकि वो सोच रहा था कि उसकी पिछली यादें अब क्यों लौट आईं, उसने तय किया कि आगे बढ़ते हुए उन यादों का फायदा उठाएगा। सिस्टम में दिखाया गया कि उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन उसका लेवल और नौकरी नन लिखा था। इसके अलावा उसके सभी स्टैट्स अज्ञात थे। औरत ने कहा कि उसने समझ लिया और उससे कहा कि वह ख्याल रखे। फिर वह पोर्टल के होते हुए चला गया और उसे आश्चर्य हुआ कि वह एक तैरते हुए स्थान में खुद को पाया। सिस्टम ने संकेत दिया कि वह बपतिस्मा वेदी में प्रवेश कर गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि बपतिस्मा वेदी भी गेम जैसी ही लग रही थी और उसे पता था कि गेम के शिक्षा चरण में 5 नए साहसिकों को एक साथ आना था। उसने देखा कि सब कुछ वैसे ही घट रहा था जैसे गेम में हुआ था, लेकिन अब यह उसकी वास्तविकता थी। अगर वह मर गया तो यही अंत होगा। हालांकि उसने सोचा कि अगर वह अपने पिछले जीवन से अपने ज्ञान का लाभ उठा सकता है तो एक सफल साहसिक बनना केवल एक सपना नहीं होगा। फिर घोषक ने उन्हें सूचित किया कि बपतिस्मा अनुष्ठान 30 सेकंड में शुरू हो जाएगा और उन्हें अपने उपकरण चुनने के लिए कहा। उसने मुस्कुराया, देखते हुए कि घोषणा भी गेम जैसी ही थी। उसने देखा कि अन्य खिलाड़ी तैरती हुई हथियारों की ओर भाग रहे हैं ताकि वे अपना चुनाव कर सकें। 2 खिलाड़ियों ने गार्डियन भाला रैंक D+ के लिए संघर्ष किया, 21 हमला और 50 टिकाऊपन के साथ। गंजा आदमी ने औरत से कहा कि वो भाला छोड़ दे, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसने पहले ही पकड़ लिया है। इसी बीच एक नर्ड लाल तलवार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी रैंक 9 लखा और 58 देरियता थी, जब एक और आदमी ने उसे मुक्का मारा और तलवार अपने लिए ले ली। जिनफ्री शांतिपूर्वक देख रहा था, याद करते हुए कि उसने भी यह स्थिति देखी है। डल फोर्स जॉब सिस्टम उनके बपतिस्मा रिचुअल में परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा और उनकी नौकरी के विकल्प सीमित होंगे। उसे पता था कि यह सिस्टम खासकर शुरुआती लोगों के लिए बेहद नाजायज था। वो अपने पिछले जीवन को याद कर रहा था जब उसने बार-बार रिसेट किया था जब तक कि कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल गई। जब गंजे आदमी ने औरत पर भाला छीन लिया तो उसने जिनफ्री को देखा और उसकी हंसी उड़ाई, उसे आलसी कहा और मजाक में पूछा कि क्या वो अकड़ बघार रहा है। गंजे आदमी की परवाह न करते हुए जिनफ्री बाईं ओर चला गया जहां हथियार रखे थे और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया। स्टैट उसे चेतावनी देते हुए कि अगर उसे कोई बेकार नौकरी मिली तो रोने ना आए। जिनफ्री सिर्फ मुस्कुरा रहा था, सोचते हुए कि एक एडवेंचरर की ताकत उसकी नौकरी से तय होती है। ये सामान्य धारणा गलत है। क्या अगर ये सामान्य समझ गलत हो? उसने सामान्य छोटी तलवार चुनी, आत्मविश्वास के साथ कि किसी भी भीड़ का ज्ञान एक हार्डकोर प्लेयर के ज्ञान के बराबर नहीं हो सकता, और विश्वास करते हुए कि सही विकल्प वही तलवार है। जब सभी ने अपने हथियार चुन लिए तो आवाज ने घोषणा की कि बपतिस्मा रिचुअल शुरू होगा और उनके पास 5 मिनट का समय सीमा है। उनके ऊपर मक्खियां आ गईं और आवाज ने उन्हें जितने ज्यादा से ज्यादा जानवरों को हराने की हिदायत दी। उसने अपने सामने के प्राणियों को विशिष्ट प्रजाति के पंख वाले बिच्छुओं के रूप में पहचाना, जो बपतिस्मा की रस्म के लिए जाने जाते हैं और जिनका लकवा करने वाला जहर किसी को भी बेहोश कर सकता है। गंजे आदमी ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा कि वो मारा न जाए और गर्व से मुस्कुराते हुए देखा, जिससे जिनफ्री को आह भरनी पड़ी और वो सोचने लगा कि इस गंजे आदमी की क्या समस्या है। उसने सोचा कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग खेल में भी आम बात है। जब घोषक ने रस्म की शुरुआत की घोषणा की तो पंख वाले बिच्छू उन पर टूट पड़े। एक बिच्छू उसकी ओर आया और उसने देखा कि इसकी दिखावट और हरकतें उसे अपनी तलवार निकालने को मजबूर कर रही हैं। बावजूद कठिन क्रिटिकल हिट सिस्टम के उसने अपनी तलवार चलाई और आसानी से उस जानवर को काट गिराया। सिस्टम ने तुरंत पुष्टि दी कि उसने पंख वाले बिच्छू को हरा दिया है और बाकी सैलानियों को चौंका गया, लेकिन वो बस मुस्कुराकर सोचने लगा कि यही परफेक्ट है।
गंजे आदमी ने उस पर बस इतना आरोप लगाया, लकी को धन्यवाद दिया और उसे चेतावनी दी कि वह अहंकारी मत बने। हालांकि सच बात यह थी कि गंजा आदमी यह नहीं मान सका कि उसने इसे एक ही बार में नीचे गिरा दिया था, और आश्चर्य था कि जिनफ्री ने वास्तव में क्या किया था। गिलफ्री जानता था कि अधिकांश गेम्स में बग होते हैं और यह सामान्य है। इस गेम में भी एक बग था, एक ऐसा बग जिसे केवल बपतिस्मा रिचुअल में ही इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर वे पंखीली सौंडों के कमजोर बिंदु पर नॉर्मल शॉर्ट स्वर्ड से वार करते तो इससे एक हिट किल हो जाता। भरोसा करते हुए कि यह गेम की तरह ही है, वह इस ज्ञान के साथ पंखीली सौंडों के झुंड के करीब आया। इसी बीच उसने महिला और दूसरों को संघर्ष करते देखा। गंजा आदमी कुछ पंखीली सौंडों को मारने में कामयाब रहा और गर्व से चिल्लाया कि सभी उसकी कौशल देखें, दावा करते हुए कि ऐसी प्रवीणता के साथ वह निश्चित रूप से सबसे मजबूत नौकरी तलवारबाज प्राप्त करेगा। जिनफ्री को लगा कि गंजा आदमी केवल दूसरों को जोर से अनावश्यक बहादुरी से बाधित कर रहा था, जिससे वह गेम में कुछ ट्रोल्स से भी बदतर लग रहा था। अचानक उसके पास एक पर्दार केंचुली आ गई, लेकिन उसने उससे बच निकलने में कामयाब रहा। उसने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की, जिससे वह भी बच गया, सोचते हुए कि यह गेम से ज्यादा मजेदार हो सकता है। जब वह फिर से हमला करने के लिए झुकी तो उसने अपने शरीर को झुका लिया। अरे, और वो तो हैरान हो गया जब वो उछलकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। आवाज ने बताया कि समय सीमा खत्म हो गई और उन्हें बपतिस्मा रीति खत्म करने को कहा। फिर उसने बताया कि नौकरी का चुनाव उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा। जैसे ही सिस्टम इंटरफेस हर एडवेंचरर के सामने आया, 2 प्लेयर्स जिन्होंने 7 पंखों वाले बिच्छुओं को हरा दिया था, उनके लिए शिकारी, दवा बनाने वाला और ढाल प्रयोगकर्ता जैसी नौकरी के विकल्प आए। एक आदमी ने कहा कि 7 को हराना अच्छे नौकरी के विकल्प नहीं देता, जबकि एक औरत ने निराशा व्यक्त की कि वह एक शुमोनर नहीं बन सकी और मान लिया कि वास्तविकता अक्सर इच्छाओं से अलग होती है। वह नर्ड जिसने कोई भी प्राणी नहीं हराया था, वो एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर नहीं कर पाया क्योंकि उसके लिए कोई नौकरी उपलब्ध नहीं थी। वो गंजा आदमी जोर से हंसा और घमंड किया कि उसने 15 पंखों वाले बिच्छुओं को मार डाला है। 15 की हत्या के साथ उसके लिए लड़ाका, चोर, शिकारी और तलवारबाजी जैसी नौकरियां उपलब्ध थीं। फिर उसने जिनफ्री की तरफ देखा और देखा कि वो गहरे सोच में है और अपनी सिस्टम विंडो को देख रहा है। उसे भाग्यशाली आदमी कहते हुए उसने जिनफ्री से पूछा कि उसे कौन सी नौकरियां दी गई हैं। जिनफ्री परेशान लग रहा था और उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे गंजा आदमी हैरान रह गया जब उसने अपने विकल्प देखे। सिस्टम ने दिखाया कि जिनफ्री ने 33 पंखों वाले बिच्छुओं को हरा दिया है और उसे तलवारबाज, जादूगर, चोर, लड़ाका, बुलावाहा, शिकारी, ढाल बरदार, औषधि बनाने वाला और रसायनज्ञ जैसी नौकरियों में से चुनने का विकल्प दिया गया है। गंजे आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि केवल 33 मारकर जिनफ्री को इतनी सारी नौकरियों में से चुनने का मौका मिला। नाराज होकर वह वहां से चला गया और जिनफ्री से कह गया कि वह भी तलवारबाज का नौकरी चुन सकता है। जिनफ्री ने शांत रहते हुए कहा कि यह उसके लिए अच्छा है, लेकिन अंदर से उसने सोचा कि सिर्फ 15 मारकर गंजे आदमी को तलवारबाज बनने का मौका मिलना 2% से भी कम है, जिससे वास्तव में गंजा आदमी ही भाग्यशाली है। वह जानता था कि तलवारबाज और बुलावाहा गेम में सबसे मजबूत नौकरियां मानी जाती हैं, लेकिन उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने उसके नौकरी के चयन की पुष्टि की और पहली बार के बोनस के रूप में उसे प्रारंभिक उपकरण दिया। सिस्टम ने उसे बधाई दी कि उसने कंपाउंडर के रूप में अपनी नौकरी चुनी है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। गंजा आदमी अविश्वास में लड़खड़ाया, पूछा कि क्या वह मूर्ख है और जोर से घोषित किया कि कंपाउंडर सबसे कमजोर नौकरी है। निर्भीक रहते हुए जिनफ्री ने बस और उसने अपनी सामग्री खोल लिया। उस मसाले वाले के कमजोर या नहीं होने का पूरा निर्भर खिलाड़ी पर था और उसका मुख्य उद्देश्य 33 प्राणियों का शिकार करना था ताकि वो बैप्टिज्म रिचुअल से जुड़ी ड्रॉप आइटम्स इकट्ठा कर सके। फिर सिस्टम ने उसकी लूट दिखाई। एफ रैरिटी की 5 विंग्ड सेंटीपेड पूंछे, 9 विंग्ड सेंटीपेड विंग्स और 3 विंग्ड सेंटीपेड ब्लड के शीशी। गंजा आदमी जिनफ्री के कामों से परेशान लग रहा था। जिनफ्री ने अपनी नॉर्मल शॉर्ट स्वॉर्ड के साथ सभी ड्रॉप आइटम्स को क्राफ्टिंग इंटरफेस में रख दिया। 12 मना की जरूरत वाली अपनी नौकरी की स्किल कंपाउंड का इस्तेमाल करते हुए उसने कंपाउंडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। यही वजह थी कि उसने कंपाउंडर नौकरी को चुना था। बाकी खिलाड़ियों ने देखा कि वो बड़ी होशियारी से आइटम्स को कैसे कॉम्बाइन कर रहा है। जिनफ्री जानता था कि नतीजा एक ऐसा उपकरण होगा जो इतना शक्तिशाली होगा कि गेम डायनामिक्स को बुरी तरह बदल देगा। कुछ देर बाद ही सिस्टम ने पुष्टि कर दी कि उसने एक नया हथियार बना लिया है। सिस्टम ने उसकी नई ढाली हुई तलवार का नाम सेंटीपीड दिखाया, जिसकी रैंक अनजान थी। हमला शक्ति 6 और टिकाऊपन 1500 था। इसकी पहली स्किल माइंड्स आई दुश्मन के कमजोर बिंदु पर निशाना लगाने पर ट्रिपल नुकसान करती थी। दूसरी और तीसरी स्किल विशेष स्थितियों में अनलॉक होंगी। एक एडवेंचर की ताकत उसके लेवल और जॉब स्किल से निर्धारित होती है। आमतौर पर उपकरण को सिर्फ एक सपोर्ट आइटम माना जाता है जो हमला या बचाव में सुधार करता है और कुछ भी नहीं। हालांकि गिनट्री जानता है कि कुछ चतुराई से छिपे हुए उपकरण हैं जो इस मानदंड से हटकर हैं, ऐसी चीजें जो उपयोगकर्ता की शक्ति या बचाव को बेहद बढ़ा देती हैं। हार्डकोर खिलाड़ी उसकी सेंटीपीड जैसी चीजों को छिपा उपकरण कहते हैं। बाद में वह नए एडवेंचरर्स के शहर रोग्स बिगिन पहुंचा और लोगों को घूमते हुए और विक्रेताओं को अपने सामान बेचते देखा। उसे देखकर राहत मिली कि यह जगह गेम वर्ल्ड जैसी दिखती है। एक महिला ने आकर पूछा कि क्या वह सेब लेना चाहेगा। कुछ देर बाद वह सेब खाते हुए बगल में बैठा था, संतुष्ट कि उसने जैसा योजना बनाई थी वैसा ही पहला छिपा उपकरण प्राप्त कर लिया था। फिर भी उसने अपने अगले कदमों पर विचार किया। वह जानता था कि गेम का उद्देश्य सरल था। 7 महाद्वीपों में एक एस रैंक की गुफा मौजूद थी और खिलाड़ियों को वहां रहने वाले सभी 7 बॉस मॉन्स्टरों को मारना था।
सेब खाने के बाद उसने तय किया कि वह जरूरी था मजबूत होना और निर्धारित करना कि तुरंत दुनगियों में ग्राइंडिंग शुरू करनी है। हालांकि मानक प्रथा F रैंक के साथ शुरू करके क्रमिक रूप से दुनगियों को साफ करना थी, उसने सीधे सी रैंक दुनगे के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर प्रगति की। उसका गंतव्य गार्डियन द्वारा बसाया हुआ जंगल था, एक सी रैंक दुनगे, जहां उसका मिशन बॉस मॉन्स्टर को मारना था। प्रवेश करने पर सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि जब तक साफ की शर्त पूरी नहीं हो जाती वह लेवल अप नहीं कर सकता। उसने अपनी स्थिति विंडो को चेक किया, जिसमें उसका हेल्थ 122, माना 18 में से 30, स्ट्रेंथ 21, डिफेंस 27, बुद्धिमत्ता 30, गति 19 और किस्मत 11 दिखाई दे रही थी। यह जानते हुए कि प्रवेश के लिए अनुशंसित स्तर 17 से 30 के बीच था, उसने लेवल 1 पर जोखिम उठाने का खतरा महसूस किया। अचानक उसने अपने पीछे कुछ का एहसास किया। यह एक लेवल 17 का शैतान पौधा था जो उसे एक क्षण का भी विराम नहीं दे रहा था। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया, इसे अपने सामने रखा, यह जानते हुए कि एक बार भी घातक हो सकता है। वो शैतानी पौधा अपनी जड़ों से हमला करने लगा। उसने बचाव किया, खुश कि उसे इस हमले का पैटर्न पहचान में आ गया था। फिर उसने अपनी तलवार से उस शैतानी पौधे पर वार किया। उसके हमले के बाद वो कमजोर हो गया था। उसके वार ने उसके मन की आंख तलवार कौशल को ट्रिगर किया, जिससे उसने आसानी से शैतान पौधे को हरा दिया। शैतान पौधे को एक ही बार में हराकर वह बहुत खुश था और उसे मिले अनुभव अंक से उसका स्तर 9 स्तर बढ़ गया। जब उसने अपनी स्थिति विंडो देखी तो उसे याद आया कि हर स्तर पर उसका स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति स्वचालित रूप से बढ़ जाती है। इसके अलावा हर स्तर पर मिलने वाले 5 कौशल अंकों का उपयोग किसी भी चुनिंदा स्टैट को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उसने अपने सभी 45 कौशल अंक अपनी रक्षा को बढ़ाने में लगा दिए, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसकी रक्षात्मक क्षमताएं अधिकतम हैं तो वह पर्याप्त नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी केंचुआ तलवार को पकड़े हुए उसने अपने बढ़े स्तर और सुधरे आंकड़ों पर खुशी जताई और हथियार का धन्यवाद किया कि कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसने महसूस किया कि केंचुए की सक्रिय कौशल मन की आंख बहुत उपयोगी थी और उसके 66 हमला पावर के साथ वह शायद पहले महाद्वीप पर भी रैंक के डंजन को संभाल सकता है। फिर भी उसे विश्वास था कि उसके सेंटीपीड का असली मूल्य अब तक प्रकट नहीं हुआ है, जिससे चीजें और भी दिलचस्प हो गईं। डंजन के अंदर बॉस पर निशाना साधने और लेवल अप करने का फैसला करते हुए वह वन की गहराई में बढ़ा। वहां उसे 3 लेवल 21 नॉयर सांपों से घिरा पाकर चकित हो गया, क्योंकि 3 एक साथ मिलने की संभावना 1% से भी कम थी। अचानक एक सांप ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह बाल बाल बच गया। खेल की तरह सांपों के क्रूर स्वभाव को देखते हुए उसे एक और नॉयर सांप का पीछे से आना नजर नहीं आया। जब वह उसे काटने वाला था तो उसने तेजी से पीछे झुककर बचा लिया। सांपों के पीछे भागते हुए उसने अपने आप को शांत रहने के लिए कहा और सोचा कि जब उसे उनके हमले और कमजोरियां अच्छी तरह से पता थीं, तो वह क्यों घबरा रहा था। फिर उसने उनकी गर्दन की ओर कूद गया, जहां वह प्रभावी रूप से वार कर सकता था। उसे विश्वास था कि अगर उसने सही तरीके से अपना हथकंडा अंजाम दिया तो एक ही वार में उनका काम तमाम कर सकता था। जब उसका सैकड़ा पैर एक काले के गले के पास आया तो दूसरे ने अपने सिर से उसे रोक दिया, इंगित करते हुए कि वे एक दूसरे की रक्षा कर रहे थे। अचानक उसे तेज दर्द महसूस हुआ जब तीसरे काले ने उसके कंधों को काटा, उसके खून को बिखेर दिया। दर्द से कराहते हुए और थरथराते हाथ से उसने अपने सैकड़े से हमला करने वाले काले के गले को काट लिया। उसे इतने अनुभव अंक मिले कि वो 3 स्तर आगे बढ़ गया। जैसा उम्मीद थी, दर्द बहुत तीव्र था और सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि वो गंभीर स्थिति में है और उसे तुरंत भागना और ठीक होना चाहिए। उसका स्वास्थ्य 169 में से 8 रह गया था। फिर भी वो मुस्कुराया, परिणाम से संतुष्ट था और जानता था कि यह उसकी उम्मीद के दायरे में था। 10 स्तर पर पहुंचने पर अपनी रक्षा को 72 तक बढ़ाकर उसने अपने लिए जीवित बचने का एक और मौका सुनिश्चित किया था। पूरे स्वास्थ्य के साथ इस डंजन में उसे एक ही बार मार नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा अब शर्तें पूरी हो गई थीं, जिससे उसकी सेंटीपीड की दूसरी स्किल स्तर अनलॉक हो गई थी। सिस्टम ने अपडेट किया कि उसकी गति 171 हो गई है। जब नॉयर सांप नजदीक आए तो उसने अपनी नई सेंटीपीड स्किल डिवाइन एक्सेल से उन पर तेजी से वार किया, जिसमें 10 गुना स्पीड का पैसिव प्रभाव है और सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब पहनने वाला मरने वाला होता है। फिर उसने बचे 2 नॉयर सांपों को हरा दिया और उनसे कुछ माफी मांगते हुए कहा कि वो अब भी नहीं मर सकता। उसे अनुभव अंक मिले, जिसने उसके स्तर को 4 बढ़ाया, उसे स्तर 17 पर ले आया। उसने मृत नॉयर सांप गायब होते देखा, सोचा कि कम से कम अभी के लिए उसका स्तर ग्रिंड अच्छा चल रहा है। उसे पता था कि उस स्थिति में अपने घावों का इलाज करना सामान्य होना चाहिए, लेकिन अगर वह अभी अपना स्वास्थ्य पुनर्प्राप्त करेगा तो उसका गंभीर स्थिति में 10 गुना गति बढ़ावा गायब हो जाएगा। उसने सोचा कि उसे उस गति लाभ को बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने अनुभव और ज्ञान से यह प्रबंधनीय था। खड़े होकर उसने सोचा कि फिर से उस स्थिति में प्रवेश करने के लिए कितना दर्द होगा। फिर वह आगे गया और कुछ मॉन्स्टर्स से भिड़ गया, जिन्हें उसने आसानी से हरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि वे कमजोर मॉब्स आसान थे और अपने 10 गुना गति को 10 गुना अनुभव अंकों में बदलने का फैसला किया। उसे पता था कि यह शायद इतना सरल नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि यह उसकी दक्षता बढ़ाएगा। वह चलता रहा, सोचता हुआ कि बॉस आने तक इस तरह से स्तर बढ़ाना ठीक रहेगा, क्योंकि उसे बॉस लड़ाई से पहले एक आइटम का निर्माण करना था और उसे जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी वे थीं पानी, कांटेदार घास, तेज अम्लीय बेरी, इल्ली, खोपड़ी के पत्ते, ताजा खून का फूल और हिरिरी का बीज। अचानक उसके पीछे एक दानव आ गया।
जबकि वह यही सोच रहा था कि बस एक डी रैंक का आइटम बनाने के लिए बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं। उसने बचाव किया। उस राक्षस को आसानी से लगा कि वो थोड़ा बहुत सच्चा बना दिया है, याद करते हुए कि खेल को इसी वजह से नापसंद किया जाता था और वो चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसने परेशानी से स्वीकार किया कि बस शिकायत करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। फिर उसने बॉस से मिलने से पहले सामग्रियां इकट्ठा करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वह झरने के पास था और कुछ कांटेदार घास और ताजा खून का फूल इकट्ठा किया। फिर उसने जमीन से कुछ निकाला। यह एक मजबूत अम्लीय बेरी थी। उसे लगा कि चीजें अच्छी तरह से चल रही हैं। हालांकि जब किसी ने पूछा कि क्या यह वही है तो वह हैरान रह गया। उसने पलटकर देखा कि कौन है और उसके ही गांव के कुछ आदमियों को देखा। एक आदमी ने उससे पूछा कि वह साहसिक बनकर क्या बकवास कर रहा है और उसे जिनफ्री हारा हुआ कहा। उसने उस आदमी को जूलियस कहा और सोचा कि जूलियस लगभग 2 से 3 साल पहले साहसिक बन गया था, लेकिन अभी भी वहीं घूम रहा था। फिर जूलियस ने उसके हथियार को देखकर पूछा क्या वह मिश्रण बना रहा था और कहा कि लगता है कि वह नया उपकरण भी नहीं खरीद सकता। उस आदमी ने जूलियस से पूछा कि क्या वह उसका दोस्त है, लेकिन जूलियस ने नहीं कहा, यह कहते हुए कि वे बचपन में एक ही गांव में रहते थे और गिनफ्रे उनके गांव का सबसे गरीब आदमी था, इसलिए गिनफ्रे उसका दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि वह शर्मिंदा होगा। जूलियस यह भी बताता है कि जिनफ्री का बाप मर चुका है और उसकी मां बीमार है, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है, जिससे आदमी को लगता है कि जिनफ्री एक बदनसीब आदमी है। फिर भी वह चुप रहता है, सोचता है कि जूलियस वहां मिलने के लिए एक भयानक आदमी है। यह सच है कि जब जिनफ्री छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और अभी भी उसकी बहन उसकी मां की देखभाल कर रही है, इसलिए उसने पैसे कमाने के लिए एक साहसी बनने का फैसला किया। फिर जूलियस उससे पूछता है कि क्या वह सुन रहा है और उसे बताता है कि वह अभी उसके नायक के किस्से सुना रहा है, लेकिन जिनफ्री बस उसकी तरफ देख रहा है। जूलियस उससे पूछता है कि उसकी इस नजर का मतलब क्या है और क्या वह उसे पिछले जैसा थप्पड़ मारना चाहता है। फिर जूलियस उसके कॉलर को पकड़ लेता है, जिससे जिनफ्री को लगता है कि उसे वहां क्या करना चाहिए। जैसे ही जूलियस उसे मारने वाला था, उन्होंने एक भयानक गरजने की आवाज सुनी, जिससे वे डर और भ्रम में अटक गए। आदमी लड़खड़ाते हुए देखता है और उनसे कहता है कि बॉस मॉन्स्टर लेवल 31 साइक्लोप्स आ गया है। जूलियस उस आदमी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है और उसे जल्दी भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो जूलियस से कहता है कि उसको निशाना बनाया जा रहा है। फिर साइक्लोप्स ने अपना हथियार उठाया और उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया, जिससे जिनफ्री सदमे में हैरान रह गया और डर से गालियां निकलने लगी। जूलियस जमीन पर डर से कांप रहा था और चिल्ला रहा था क्योंकि उसने अपने दोस्त की मौत देखी थी। अपनी एक आंख की कला का इस्तेमाल करते हुए साइक्लोप्स उनकी तरफ देखा और गिलफ्री के करीब आया। वो सोच रहा था कि उनके स्तर में काफी अंतर है और यदि उसकी बहुत रक्षा है तो शायद उसके हमले उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर साइक्लोप्स ने अपना हथियार उस जगह पर नीचे मारा जहां वो खड़ा था, लेकिन भागों से वो बच गया। लेकिन साइक्लोप्स ने उसकी तरफ एक बार फिर देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि वो निशाना बनाया जा रहा है और फिर सिस्टम ने उसे दिखाया कि एक आंख की कला के असर से वो उस लड़ाई से नहीं बच सकता है। उसने अपना सेंटीपीड निकाला क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। ओके साथी सुन, साइक्लोप्स ने अपना हथियार उठाया ताकि उससे फिर से हमला कर सके, लेकिन वो बच्चा इधर उधर कूद गया ताकि बच जाए। उसको पता था ये साइक्लोप्स के सारे तरीके और इलाही गुणों से वो काफी तेज भी था। जूलियस हैरान था कि वो लड़का अकेले ही साइक्लोप्स से लड़ रहा है। इससे उसे शक हो रहा था कि क्या वो वाकई जिनफ्री है जिसे वो जानता था और अभी क्या हो रहा है। वो भाग रहा था जब उसने महसूस किया कि बस इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। जब साइक्लोप्स का हथियार जमीन पर गिरा, वो उस पर कूद गया और पूरी रफ्तार से साइक्लोप्स की ओर भागा ताकि उस पर चढ़ जाए। साइक्लोप्स गुस्सा हो गया और उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया ताकि उस लड़के को पकड़ ले, लेकिन वो बच निकला। इसे बचने के लिए कूद जाओ। फिर वह उसके पीछे गया और देखा कि उसकी नाक पूरी तरह से उघाड़ी हुई थी। फिर उसने पीछे से अपना हमला शुरू किया। फिर उसने उसकी नाक पर वार किया, लेकिन जैसा कि उसने अनुमान लगाया था वह उसे लगभग नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब उसने अपनी तलवार उसकी नाक से बाहर निकाली तो राक्षस ने इसका एहसास किया और गुर्राते हुए अपने हथियार से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह समय रहते कूद गया, जिससे वह अपनी ही नाक पर मार गया। उसने महसूस किया कि उनके स्तर के अंतर के कारण समतल जमीन पर उससे लड़ना मुश्किल था। इस बीच जूलियस एक झाड़ी के नीचे छिपा हुआ था, लड़ाई देख रहा था और जिनफ्री की गति से प्रभावित था जो उसे राक्षस के हमलों से बचाती थी। जूलियस सोच रहा था कि जिनफ्री कौन सा बफ इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसे उसकी गति बिल्कुल नहीं दिख रही थी। दूसरी ओर जिनफ्री राक्षसों के हमलों से बचने में व्यस्त था जब थकान के साथ उसे एहसास हुआ कि उसे वाकई इसे बनाना होगा। उसे पता था कि उसके पास पहले से ही कांटेदार घास, तेज अम्लीय बेरी और ताजा खून का फूल है, इसलिए उसे केवल शेष सामग्री ढूंढनी बाकी थी। उसने चारों तरफ देखा, जानते हुए कि वह वहां उन चीजों को पा सकता है, लेकिन फिर उसकी नजर जूलियस पर पड़ी जो परेशान लग रहा था और बचे हुए सामानों से घिरा हुआ था। फिर गिनफ्री जूलियस की ओर भागा, जिससे जूलियस चिल्लाया उसके पास ना आए क्योंकि उसका पीछा साइक्लोप्स कर रहे थे। गिलफ्री ने झट से कैटरपिलर, हरीरी बीज और खोपड़ी जेली पत्तों को पकड़ लिया। फिर वह पानी की तरफ भागा जो उसे चाहिए आखिरी सामग्री थी। जब उसने पानी प्राप्त किया तो उसे पता चल गया कि सब कुछ तैयार है, इसलिए उसने तुरंत अपने कंपाउंडिंग कौशल का उपयोग किया और सभी सामग्रियां मिल गईं। उसके बाद उसने सफलतापूर्वक ई दुर्लभता का विष कंपाउंड किया, जिससे पीने वाले को विषाक्त हो गया, जिससे हर सेकंड उनका स्वास्थ्य कम होता गया। जूलियस ने इसे देखा और उससे पूछा कि क्या वह मूर्ख है, इस बात पर जोर देते हुए कि साइक्लोप्स विष प्रति अत्यंत प्रतिरोधी है और यदि उसने उसे पिलाया भी तो प्रभाव बहुत समय तक नहीं रहेगा। विष इसका प्रभाव नहीं रहेगा। जिनफ्री ने जूलियस को धीरे से बताया कि उसे इस बात की जानकारी थी। फिर उसने अपनी से रोशनी पकड़ लिया जो एक दुर्लभ था और झर जिसे उसने बनाया क्योंकि उसे उसका लक्ष्य झर को के सीए के साथ बना था। आने के बाद उसने एक मजबूत झर बना लिया जिसकी दुर्लभता डी थी, जिससे पीने वाले को गंभीर विषाक्तता होती थी और हर सेकंड में उनका स्वास्थ्य कम होता था। जूलियस को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है और क्या ये 2 बार मिलाया गया आइटम है।
फिर जिनफ्री ने उस मजबूत जहर को अपनी तलवार में मिला दिया, जिससे जूलियस को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है। इसके बाद गिनफ्रे ने अपनी सेंटीपीड तलवार में तीव्र जहर मिला दिया, जिससे जूलियस हैरान रह गया, जिसने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। सिस्टम ने दिखाया कि उसने बिच्छू में जहरीला गुण जोड़ा है, लेकिन जिनफ्री को पता था कि यही हथियार का असली रूप है। सब कुछ देख रहा जूलियस सोच रहा था कि क्या हो रहा है और क्या जिनफ्री ने वाकई अपने हथियार में 3 बार मिलाकर गुण जोड़े हैं। अचानक जूलियस के पीछे साइक्लॉप्स आ गया और गिनफ्री ने आत्मविश्वास से साइक्लॉप्स से कहा कि उसने उसे इंतजार करवाया है, लेकिन उन्हें दूसरे दौर के लिए जाना चाहिए। फिर साइक्लॉप्स ने गुस्से से अपना हथियार उठाया और उसकी तरफ लहराया, जिससे हर जगह पानी छिटक गया। लेकिन बेहतर होगा कि गिनफ्री समय पर छलांग लगा दे और साइक्लॉप्स के आसपास तेजी से चक्कर लगाए, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जब उसका हथियार जमीन पर लगा, गिनफ्री उसके सिर के पास पहुंचने के लिए कूद गया। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और उससे कहा कि वह उसके पूरे हमले के पैटर्न को जानता है। साइक्लॉप्स ने ऊपर देखा उसे देखने के लिए, लेकिन साइक्लॉप्स के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने बिच्छू जहरीले से उसकी नस को चीर दिया था। इसने दर्द में चिल्लाया, जबकि सिस्टम ने दिखाया कि साइक्लॉप्स को जहरीला किया गया था और इसका एचपी हर सेकंड घटता जाएगा। फिर भी साइक्लॉप्स ने जहर को निरस्त कर दिया, लेकिन जिनफ्री ने अपना कैंचुआ उठाया और उससे कहा कि वह जितनी बार भी करेगा उतनी ही बार करेगा। फिर उसने साइड पर वार किया, बहुत जहर फिर लगा दिया। उसने दर्द से चिल्लाया और जहर को खारिज कर दिया, लेकिन वो उस पर हमला करता रहा और वो उस जहर को खारिज करता रहा जो उसने लगाया था। लेकिन कुछ देर बाद उसके लगातार हमलों की वजह से जहर उस साइक्लॉप्सिस के पूरे शरीर में फैल गया, उसे कमजोर बनाते हुए। उसने सोचा कि जहर ही सही जवाब था जब उसने साइक्लॉप्सिस को लाल टपकाते देखा। फिर उसने उस पर चढ़ने के लिए ऊपर कूदा और उसे खत्म करने का फैसला किया। फिर उसने अपनी शिलोप स्मृति नीचे की ओर इशारा किया और साइक्लॉप्स की एक आंख में चुभा दिया। अपनी शिलोप स्मृति की मन की आंख कौशल की बदौलत उसने एक गंभीर चोट की और साइक्लॉप्सिस को जमीन पर ले आया। फिर जब साइक्लॉप्सिस का शरीर गिरा, वो सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा, जबकि सिस्टम ने दिखाया कि उसने साइक्लॉप्सिस को हरा दिया है और अनुभव अंक अर्जित किए हैं। जूलियस, जो अभी भी छिपा हुआ था, यह नहीं मान सका और सोच रहा था कि क्या यह गंभीर है कि उसके सामने वाला आदमी वाकई जिनफ्री है। उसके बाद उसने जूलियस की तरफ देखा, जिससे वो डर गया और भागने लगा, क्योंकि उसे डर था कि शायद उसके साथ भी कुछ हो जाए। जिनफ्री ने अपना सेंटीपीड वापस अपनी थैली में डाल लिया, क्योंकि वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो ठीक हो गया। उसके बाद उसने अपना स्टेटस चेक किया और सिस्टम में दिखा कि उसका लेवल 23 बढ़ा था। उसकी स्पीड अब भी बढ़ी हुई थी और उसकी स्थिति संकटमय थी। वो खुश था कि उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था और उसने सोचा कि बाद में अपना अनियोजित स्किल पॉइंट्स के बारे में सोचेगा। उसके बाद उसने अपनी थैली खोली और सिस्टम में दिखा कि डंजन बॉस को वश में करने के बदले में उसे 350,000 सोना मिला और उसे एक साइक्लोप्स फैन भी मिला, जो कि डी रैरिटी का था। वो खुश था कि उसे बॉस को वश में करने से काफी सोना मिला था और वो उत्साहित था कि वो इस सोने को अपनी माँ को भेज सके। उसके बाद उसने सिस्टम में क्लिक किया, क्योंकि वो जानता था कि अकेले खेलने का सबसे बड़ा फायदा यही था कि वो सभी इनाम ले सकता है। उसके बाद उसे इनाम सामग्री मिली, जो कि एक साइक्लोप्स की आंख थी और सी रैरिटी की थी और थोड़ी बहुत भयानक सी लग रही थी। ये भी एक अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। उसने सिस्टम बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि इसके साथ उसने अगले छिपे हुए उपकरण के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक प्राप्त कर लिया है और इसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करने का फैसला किया। बाद में वह एक समतल मैदान डंक डंगन पहुंचा और जब उसने आसपास देखा तो उसे नोस्टैल्जिक महसूस हुआ। उसे पता था कि गेम का अंतिम लक्ष्य इस महाद्वीप से शुरू होकर सभी 7 महाद्वीपों पर दानव देवता को हराना था। इसके लिए उसे इस जगह से दूसरा छिपा हुआ उपकरण ढूंढना था। उसने अपना सेंटीपीड सोच रहा था कि गिरी हुई देवी की मूर्ति पर परीक्षा को हल करने के लिए उसे साइक्लोप्स की आंख और एक और सामग्री की आवश्यकता थी, इसलिए वह वहां आया था। जब उन्होंने उसे देखा तो राक्षस उस पर गुर्राए और जब वे उस पर टूट पड़े तो उसने तुरंत उन्हें काट डाला, क्योंकि उसे भी कुछ लेवल बढ़ाने की जरूरत थी। अंतिम लक्ष्य सभी राक्षस देवताओं को हराना और किसी भी राक्षस से मुक्त शांतिपूर्ण दुनिया बनाना था। फिर उसने सोचा कि वह कितना पैसा कमाएगा, इतना कि उसका परिवार अच्छी जिंदगी जी सके और उन सभी गांव वालों को चुप करा सके जो उस पर नाक उठाते थे। उसे पता था कि उसे बस और मजबूत होना है और इसके साथ ही वह हर कुछ हासिल कर सकता है। राक्षसों को मारने के बाद उसका लेवल एक बार फिर बढ़ गया। इस बीच एक पत्रकार साहसिक संघ से आज के साहसिक समाचार सुनाता है और हर किसी को बताता है कि कल एक नए साहसी ने बपतिस्मा समारोह में 33 प्राणियों को हराया, एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया जो संघ के भीतर एक गर्मागर्म विषय बन गया है। इसके अलावा अधिक विस्तृत जानकारी के अनुसार नए साहसी का नाम जिनफ्री वान रे है, जिसे काले बालों और नीली आंखों वाला आदमी बताया गया है, जो बिगिनिंग्स के शहर की ओर जा रहा है। द डंजन में जिनफ्री मॉन्स्टरों से लड़ते हुए व्यस्त था, फंदे की परवाह किए बिना। उसने चारों तरफ देखा, उलझन में, क्योंकि वह काफी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक वह जिसकी तलाश कर रहा था वह नहीं मिल पाया था। उसे पता था कि उसने कई सामग्रियां इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन उसे अभी भी कोबाल्ट पंख की आवश्यकता थी। हालांकि कोबाल्ट पक्षी खुद एक दुर्लभ मॉन्स्टर नहीं है। एक महाद्वीप पर कुल 7 डंजन हैं। उनमें से 6 F से A रैंक वाले हैं और 7वां, जहां राक्षस देवता निवास करता है, कोबाल्ट पक्षी के लिए सबसे बड़ा स्पॉन रेट के रूप में रैंक किया गया है, जिसका होना चाहिए कि पहले महाद्वीप के द रैंक वाले डंजन में था जहां वह था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पाया था। निराश होकर उसने अपनी सेंटीपीड को अपनी इन्वेंट्री में वापस रख दिया, अनुमान लगाते हुए कि वह पहले शहर वापस जाएगा और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। कुछ घंटे बाद वह शहर में वापस आ गया था और उसे यकीन था कि वहां कहीं एक सामान्य स्टोर है। उसने एक को देखा और जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने अंदर कुछ टूटते और किसी को चिल्लाते हुए सुना।
फिर एक आदमी बाहर आया और हंसते हुए अपने आदमियों से कहा कि वे भाग जाएं। उनमें से एक ने जेंट्री को धक्का दे दिया जब वे खुशी से चिल्ला रहे थे कि उन्होंने और एक बड़ी मछली पकड़ ली है। इससे उसे लगा कि यह डकैती थी। वे आदमी सीढ़ियों की ओर चल रहे थे जहां एक माँ और उसका बच्चा नीचे उतर रहे थे। जब माँ ने पीछे देखा तो एक आदमी ने अपनी राह से हटने के लिए बच्चे को धक्का दिया और बच्चा सीढ़ियों की तरफ गिर गया। उसकी माँ चिंता और घबराहट में चिल्लाई, लेकिन भाग्यवश जिनफ्री ने बच्चे को समय रहते पकड़ लिया ताकि वह सीढ़ियों पर बुरी तरह से न गिरे। फिर उसने उन आदमियों पर, खासकर उनके लीडर पर जो भाग रहा था, गुस्से से घूरा। बच्चा डर से रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, जिसके बाद माँ ने उसका धन्यवाद किया और उसने कहा कि यह कुछ नहीं था। जबकि माँ अपने डरे हुए बच्चे को शांत कर रही थी, वह आदमी वहां से भागते रहे। अचानक उसके पास खड़े आदमी ने गुस्से से कहा कि वह आदमी दरिंदे पहाड़ी कुत्ते थे। मानते हुए कि शायद वह आदमी दुकानदार था, जिनफ्री ने पूछा कि पहाड़ी कुत्तों से क्या मतलब था। दुकानदार ने बताया कि वे लोग पहाड़ी कुत्ते गिल्ड के थे, एक चोर और शिकारी समूह जिन्होंने हाल ही में उस इलाके को अपना क्षेत्र बना लिया था। जिनफ्री यह नहीं मान सका कि ऐसा कोई गिल्ड मौजूद था और दुकानदार ने बताया कि हाल ही में कोबाल्ट पक्षी का अत्यधिक शिकार भी उनका ही किया हुआ था, जिससे वह हैरान रह गया क्योंकि वह अभी जानकारी इकट्ठा कर रहा था और अटक गया था। फिर उसने महसूस किया कि पहाड़ी कुत्ते ही इसके लिए जिम्मेदार थे। दुकानदार ने उससे भरे गुस्से में कहा कि उन आदमियों को यह परवाह नहीं थी कि वे नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं। आम आदमी, औरतें या बच्चे थे और वो सबसे बुरे थे। उसने आह भरी और कहा कि लग रहा है उसे अपनी दुकान कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ेगी। फिर दुकान का मालिक वापस अपनी दुकान की तरफ चला गया और माँ और बच्चा चले गए। जिनफ्री ने पहाड़ी कुत्ता गिल्ड के बारे में सोचा और महसूस किया कि यह एक झंझट है, क्योंकि उसे पता था कि गिल्ड बेसिकली एक ही विचारधारा वाले सैनिकों का समूह होता है और वो खुद भी किसी गिल्ड से पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि जब उसने समझा कि वो दूसरों को परेशान कर रहे हैं तो उसका गुस्सा 10% बढ़ गया और जानकर कि वो कोबाल्ट पक्षियों का अधिक शिकार कर रहे हैं, उसका गुस्सा 90% बढ़ गया, जिससे वो पूरी तरह से भड़क गया। फिर उसने उनका पीछा करने का फैसला किया। कुछ देर बाद वह एक गली में पहुंचा जहां बर्बाद की हुई चीजें और कचरा भरा था। उसने दीवार के कोने से झांका और देखा कि आदमी मजे ले रहे हैं। सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि लग रहा है कि उन्होंने इस इलाके की ज्यादातर दुकानों को साफ कर दिया है, जिस पर एक आदमी सहमत हुआ और उसने कहा कि उनके मालिक ने उन्हें बताया था कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जिनफ्री ने देखा कि वे अपना लूट लेकर जा रहे थे और सोचा कि कोबाल्ट पक्षी के पंख कहाँ हैं। उसने आदमियों के लूट के आसपास देखा और एक डिब्बे में एक बर्तन देखा। अंदर उसने पंख पाए और समझा कि वे वही लोग थे जिन्होंने पक्षियों का नरसंहार किया था। फिर नेता ने पूछा कि क्या उन्होंने साहसी समाचार देखे हैं और एक आदमी ने पूछा कि वे क्या मतलब था कि 33 और क्या यह पागलपन नहीं था। नेता ने अपने आदमियों को बताया कि समाचार झूठे हैं और यह सिर्फ फेक न्यूज है, जिस पर सभी सहमत हुए। जबकि जिनफ्री उनकी बात नहीं सुन रहा था, यह सोच रहा था कि वे बहुत से हैं और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई और पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है। उसने पीछे देखा और एक आदमी को उसकी तरफ चाकू तानते हुए देखा तो उसने अनुमान लगाया कि शायद यह चोर का कौशल है, छिपकर करना, जिसे अब तक उसने महसूस नहीं किया था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आदमी से कहा कि वह संदिग्ध नहीं है, लेकिन आदमी ने पूछा कि क्या वह दावा करेगा कि वह बस एक गैर संदिग्ध व्यक्ति है जो गलियों में भटक गया है। फिर उस आदमी ने उससे कहा कि उन्होंने पहले ही एक जासूस को मार दिया था जो कुछ देर पहले दूसरे गिल्ड से आया था और उसी तरह की बकवास कर रहा था, जिससे जिनफ्री दोषी महसूस करते हुए मुंह फेर लिया। अचानक उस आदमी ने उस पर चाकू चलाया, लेकिन जिनफ्री वक्त रहते हट गया और बच गया। उसे लगा कि यह बहुत अचानक था और उसने अपनी बिच्छू पकड़ ली, क्योंकि उसे लगा कि अब कुछ और बचा नहीं है। जब उसने आदमी की दूसरी चाल, जिनफ्री उसे लड़खड़ा दिया और जब आदमी गिरने वाला था, जिनफ्री ने उसे पीछे से अपने सेंटीपीड की मुट्ठी से मारा, जिससे आदमी जमीन पर गिर गया। दूसरे आदमियों ने आवाज सुनी और सोचा कि वह क्या है। बेशक आदमियों में से एक ने उसे देख लिया और चिल्लाया कि वहां कोई है। लीडर ने पूछा कि क्या यह एक और गिल्ड जासूस है, लेकिन जिनफ्री ने उनसे इंतजार करने और कहा कि उसका उनसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ कोबाल्ट पंख चाहिए। फिर उसने हवा में अपने दोनों हाथ उठा लिए, लेकिन फिर उसने देखा कि वह अभी भी अपना सेंटीपीड थामे हुए है, जिससे उसे एहसास हुआ कि चाहे वे कैसे भी देखें, वे सोचेंगे कि वही उनके आदमी पर हमला किया था। उसने खुद को मूर्ख कहा कि उसने उनके साथ बात करने की कोशिश की। लीडर ने देखा कि उसने उनके गार्ड को बेहोश कर दिया है और आदमियों को उसे मार डालने का हुक्म दिया। नाराज होकर जिनफ्री ने उनसे कहा कि अगर वह बात नहीं कर सकता तो उसे शायद ही बलपूर्वक ही उन्हें लेना पड़ेगा। अच्छा भाइयों, वीडियो का अंत हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटी दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।